हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग मेटलर्जी चैप्टर के टॉपिक एलिंगम डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा एलिंगम डायग्राम क्या होता है? ये डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ होता है। बेटा इट इज ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी। बेटा किस चीज के डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ होगा? मेटल से मेटल ऑक्साइड बनने की जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के डेल्टा जी और टी के बीच में ये ग्राफ होगा। देखो बेटा मान लेता हूं मैं, मेरे पास कोई भी जनरल मेटल है इन इट्स सॉलिड फॉर्म, ये ऑक्सीजन गैस के साथ मिलके इट इज फॉर्मिंग, मान लेता हूं कोई भी जनरल ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड MO सॉलिड। यहां पे देखो बेटा ध्यान से, एक्चुअली अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, लेकिन साथ में एक गैस कन्वर्ट हो रही है किस चीज में बेटा? सॉलिड में। गैस इज कन्वर्टिंग टू सॉलिड। तो जब भी किसी रिएक्शन में गैस कन्वर्ट होती है सॉलिड में तो उस टाइम पर एंट्रोपी डिक्रीज होगी बेटा। क्या डिक्रीज होगी? एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि गैस में रैंडमनेस ज्यादा थी, सॉलिड में रैंडमनेस क्या होती है बेटा? कम, या फिर डिसऑर्डरनेस। गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर ज्यादा जा सकते हैं लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स होती है। और एंट्रोपी क्या होती है बेटा? एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस कम होगी। इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी बेटा? गैस से सॉलिड में जाएंगे तो कम होगी। तो मैं बोल सकता हूं अगर एंट्रोपी कम हुई मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। अब किसी भी रिएक्शन के लिए देखो बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स से। एलिंगम डायग्राम में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इट इज एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल्स। तो बेटा डेल्टा जी किसके बराबर होगा? डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। यहां पे मुझे ग्राफ बनाना है डेल्टा जी के बीच में और टी मतलब टेम्परेचर के बीच में। अब ध्यान से देखो बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस माइनस डेल्टा एस, लिख देता हूं इस चीज को मैं, माइनस को डेल्टा एस के साथ लिखा, इंटू टी। इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम इंटू एक्स। यहां पे बेटा y क्या है? डेल्टा जी। x क्या है बेटा? t। और c इंटरसेप्ट क्या है बेटा? डेल्टा h। और m इज स्लोप कितनी बेटा? माइनस ऑफ डेल्टा s के बराबर। अब देखो बेटा इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जिसकी स्लोप कितनी है? माइनस डेल्टा s। तो स्लोप इज इक्वल टू m और वो किसके बराबर आया बेटा? माइनस ऑफ डेल्टा s। बेटा डेल्टा एच क्या आया था मेरे पास? नेगेटिव। देखो मेटल से ऑक्साइड जब भी बनेगा तो उस केस के लिए डेल्टा एच क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, क्योंकि साथ में ऑक्सीजन गैस भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही है? कम। अब देखो स्लोप किसके बराबर आया था बेटा? स्लोप वाज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच। माइनस ऑफ डेल्टा एच खुद नेगेटिव था तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्लोप कैसी है इस ग्राफ की बेटा? पॉजिटिव स्लोप इस ग्राफ की आएगी। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहां से ये पता लग गया बेटा कि अगर मैंने डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या है बेटा इस ग्राफ की? पॉजिटिव। यहां तक कोई समस्या? अगर स्लोप नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अब स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आई तो मतलब ग्राफ इस तरीके से जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा जी भी बढ़ेगा। इस बात में किसी को कोई समस्या? अब उसके बाद तो हमें बेटा ये बातें पता लग गई
कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन में, मान लेता हूं कोई भी मेटल सॉलिड है, वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है बेटा, सॉलिड मेटल ऑक्साइड बना रहा है। इस रिएक्शन के लिए बेटा डेल्टा एस हमारा क्या आया था, नेगेटिव, अभी अभी हम लोगों ने देख लिया। और डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एस इंटू टी। और बेटा अगर इसको मैंने कंपेयर किया y इज इक्वल टू सी प्लस एम इंटू एक्स के साथ, x क्या है टेम्परेचर, y क्या है डेल्टा जी, तो बेटा स्लोप किसके बराबर आई थी, माइनस ऑफ डेल्टा एस, और डेल्टा एस खुद नेगेटिव था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, स्लोप विल बिकम पॉजिटिव। और एक बात हमें और पता लगी अभी तक कि एलिंगम डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है बेटा, एलिंगम डायग्राम जो है बेटा इट इज ग्राफ ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन की रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी और टी के ग्राफ को मैं क्या बोलता हूं बेटा, एलिंगम डायग्राम। अब एलिंगम डायग्राम का यूज क्या होता है बेटा, एलिंगम डायग्राम का यूज क्या होगा, तो ध्यान से सुनो बेटा। एलिंगम डायग्राम से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी मेटल ऑक्साइड से मुझे अगर मेटल निकालना है, मेटल ऑक्साइड से अगर मेटल निकालना है तो किस रिड्यूसिंग एजेंट का मैं यूज कर सकता हूं, ये एलिंगम डायग्राम से मुझे पता लगेगा। कैसे पता लगेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है वो यही है कि वी कैन नो अबाउट reducing agent required, reducing agent required to obtain metal from its oxide, metal from its oxide, कि मेटल के ऑक्साइड से हम लोग मेटल कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से निकालें, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, ये हमें पता लगेगा किससे बेटा, एलिंगम डायग्राम से। मतलब मेटल ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, इसके साथ क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ऐड करें कि वहां से मेरे पास सॉलिड फॉर्म में तो मेटल निकल है, प्लस जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या बना लेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो मेटल के ऑक्साइड से मुझे मेटल को बाहर निकालना है, तो इसके लिए किस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज मुझे करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन मैं एलिंगम डायग्राम से पता लगाऊंगा। कैसे पता लगाऊंगा ये हम अभी पढ़ेंगे। बेटा ये एक एलिंगम डायग्राम है जो हमें पढ़ना है। ये डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ है बेटा, किसके डेल्टा जी, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल। अब देखो बेटा एक बात इस ग्राफ में ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करने की बात क्या है, मेटल सॉलिड से ऑक्सीजन गैस के साथ इसने कंबाइन किया और क्या बना दिया बेटा, मेटल ऑक्साइड बना दिया। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मैंने ग्राफ बनाया किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब ये डेल्टा जी देखो बेटा, ध्यान से देखो ग्राफ क्या बनाया मैंने, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है, जीरो ऊपर है और नेगेटिव वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखो, जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव थी, कौन सी वैल्यू, कब वैल्यू पॉजिटिव थी बेटा, जब ये लाइनें क्रॉस कर जाएंगी जीरो को, तो वो ग्राफ मैंने कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है बेटा, क्योंकि उस टाइम पे डेल्टा जी पॉजिटिव था और ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए ये हमें ये ग्राफ बनाना है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा बेटा, जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से कम होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या लेके चल रहा हूं बेटा मैं इस ग्राफ के अंदर, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, और जैसे जैसे नीचे आऊंगा डेल्टा जी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी। तो ये बात ध्यान देने के लायक है कि हमने डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यूज को नहीं लिया है, हाईएस्ट पॉइंट जीरो रखा है, कि जीरो से ऊपर ग्राफ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर ये रिएक्शन फिर होगी ही नहीं। अच्छा एक बात और,
जैसे अगर मैं बात करूं लो टेम्परेचर की बेटा, यहाँ पे जैसे किसी भी इस जिंक की लाइन को ले लेते हैं, जिंक प्लस ऑक्सीजन गैस इट विल फॉर्म ZnO। तो बेटा देखो जब लो टेम्परेचर था, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कम थी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी बेटा, मान लेता हूं कि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कंसीडर किया, डेल्टा जी की वैल्यू नियरली -700 थी। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, -700। और जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आप लोग देख सकते हो डेल्टा जी की वैल्यू अब क्या रही होगी, -500। बोलो रही होगी या नहीं रही होगी? इसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूंगा तो -500, मतलब टेम्परेचर कम था तो डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव थी, और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होनी चाहिए। तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे डेल्टा एस क्या है बेटा, डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है क्योंकि ये गैस कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में, तो इसीलिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, देखो बेटा माइनस इंटू टी, टेम्परेचर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इंटू नेगेटिव, डेल्टा एस क्या है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन के आएगा बेटा, पॉजिटिव। आप लोग समझ गए हो? तो ये जो माइनस टी डेल्टा एस वाला फैक्टर है, ये डेल्टा जी के अंदर क्या कर रहा है बेटा, कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहा है, और हम चाहते हैं कि मेरा डेल्टा जी कैसा आए, नेगेटिव, ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहे। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये पॉजिटिव वाला फैक्टर है हो सके उतना कम रहे, लेस रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही डेल्टा जी कम नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि ये टी डेल्टा एस वाला फैक्टर क्या रहे बेटा, ये कम रहे, इसका मैग्नीट्यूड कम रहे, पॉजिटिव वाले फैक्टर का मैग्नीट्यूड कम रहे। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे कम करना है तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा बेटा, लो। अगर टेम्परेचर कम होगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी, अदरवाइज टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा। तो मतलब जब मैंने टेम्परेचर को लो रखा तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव आएगा, मतलब रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस। तो मैं बोल सकता हूं कि लो टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है? तो मैंने ग्राफ कैसे बनाया बेटा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 से और नीचे जैसे जैसे आ रहा हो नेगेटिव होती जा रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ को बनाया है। अब बेटा देखो, जो इस ग्राफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है उसकी बात मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। बेटा इंपॉर्टेंट यूज क्या था एलिंगम डायग्राम का, कि हम पता लगाएंगे कि किस चीज के लिए, किस मेटल का रिडक्शन करने के लिए, उसके ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए क्या रिड्यूसिंग एजेंट हमें लेना है। तो बेटा ऐसा अगर मुझे करना है तो आप लोग देख सकते हो, मैं 2 एग्जांपल लेके चलता हूं, एक जिंक ऑक्साइड और दूसरा ले लेता हूं बेटा मैग्नीशियम। आप लोग देख सकते हो जिंक की लाइन ऊपर आ रही है और मैग्नीशियम की लाइन नीचे आ रही है। तो देखो बेटा ग्राफ किस तरीके से बना है, जिंक प्लस हाफ O2 इट फॉर्म्स ZnO, ये लाइन ऊपर है, और मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स MgO, ये लाइन कहां है बेटा, प्लस हाफ O2 इट फॉर्म्स MgO सॉलिड, ये लाइन नीचे है एलिंगम डायग्राम के अंदर। तो देखो बेटा एलिंगम डायग्राम क्या कहती है कि जो जिस एलिमेंट की, ये एलिंगम डायग्राम का जो लाइन है वो नीचे आ रही है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकती है। मतलब जिंक के लिए मैग्नीशियम क्या हो सकता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो हम एलिंगम डायग्राम देख के बता देंगे कि भाई यहाँ पे जिंक से नीचे क्या आ रहा है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। एल्यूमिनियम भी इसके नीचे आ रहा है तो एल्यूमिनियम भी इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। जिंक के नीचे मैग्नीशियम आ रहा है तो मैग्नीशियम भी इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो बेटा देखो ये बात हम किस तरीके से कह रहे हैं, किस बेसिस पे हम लोगों ने बोला कि एलिमेंट lying below in Ellingham diagram acts as reducing agent। मैंने बोला कि जो एलिमेंट की लाइन नीचे आ रही है वो ऊपर वाले को क्या कर सकता है बेटा, रिड्यूस कर सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है, जो जिसकी लाइन नीचे आ रही है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कैसे करेगा, ये देख लेते हैं एक बार। बेटा मान लेता हूं किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर मुझे रिडक्शन करना है, ये मैंने T टेम्परेचर मान लिया,
और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू 0 है डेल्टा जी की, और जैसे जैसे नीचे आ रहा हूं तो डेल्टा जी क्या होता जा रहा है बेटा, नेगेटिव। अब देखो बेटा मुझे करना क्या है, एक्चुअली जैसे मान लेता हूं टी टेम्परेचर पर इसके डेल्टा जी की वैल्यू थी डेल्टा जी1, और इसके डेल्टा चलो माइनस एक्स बोल देते हैं, और इसके डेल्टा जी की वैल्यू थी माइनस वाई। जिंक के डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी बेटा, माइनस एक्स, और मैग्नीशियम के डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी बेटा, माइनस वाई। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो बेटा मैं लिखता हूं कि जिंक प्लस हाफ O2 गैस, ये बन रहा है ZnO सॉलिड, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G1 कितना है बेटा, डेल्टा G कितना है इस रिएक्शन के लिए, माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बताओ बेटा अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया मैंने क्या कर दिया, ZnO इट इज कन्वर्टिंग टू जिंक सॉलिड प्लस हाफ O2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए डेल्टा जी प्लस एक्स हो जाएगा। इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ऊपर वाली इक्वेशन को उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया तो जो डेल्टा जी ऊपर वाली का था उससे पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा जी सेकंड वाली इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं एज इट इज, तो इसको लिखा बेटा Mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, इट विल फॉर्म MgO सॉलिड। इसको अच्छे तरीके से अगर हम लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे हमें हाफ O2 गैस लिखना पड़ेगा, लेकिन जगह की कमी के कारण मैंने इसको O लिख दिया था। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या आया था मेरे पास, डेल्टा जी वाज माइनस वाई। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैग्नीशियम की मदद से मैं कैसे जिंक ऑक्साइड से जिंक निकाल पा रहा हूं। तो देखो बेटा दोबारा से बताता हूं एक बार, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, उसके लिए डेल्टा जी को मान लिया माइनस एक्स, फिर उस इक्वेशन को उल्टा कर दिया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स। फिर उसके बाद जो नीचे वाली इक्वेशन उसको लिखा एज इट इज जैसे दे रखा है, उल्टा करके नहीं लिखा है। अब ये जो जिसको 1 बोला और 2 बोला, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया बेटा, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, हाफ O2 से हाफ O2 गैस कैंसिल, और क्या बनेगा, ZnO सॉलिड प्लस मैग्नीशियम सॉलिड, इट विल कन्वर्ट टू जिंक सॉलिड प्लस मैग्नीज ऑक्साइड सॉलिड। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या आएगा बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस वाई प्लस एक्स। बोलो ये आएगा या नहीं आएगा। अब ये देखो बेटा ध्यान से, दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से क्या हुआ है, दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से जिंक ऑक्साइड से कन्वर्ट हो गया जिंक, जो हम कन्वर्जन करना चाह रहे थे, मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालना चाह रहे थे। और ये दूसरा जो मैग्नीशियम है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिड्यूसिंग एजेंट ने अपना काम कर दिया, इसने क्या कर दिया, जिंक ऑक्साइड से जिंक निकाल दिया और खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। तो इस तरीके से हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हम लोगों ने इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया इसके ऑक्साइड से। तो हमारे पास मेटल आ गया है अपनी प्योर फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म से कन्वर्ट हो गया। अब ये रिएक्शन कब पॉसिबल है बेटा, जब इसके लिए डेल्टा जी क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव। इसके लिए डेल्टा जी क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, क्या डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी हमारे पास है माइनस वाई प्लस एक्स। आप लोग ध्यान से देखो इस ग्राफ में बेटा, जो एक्स है वो 0 से अगर हम चल रहे हैं नीचे, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है ना, एक्स का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू वाई के मैग्नीट्यूड से। बोलो है नहीं है, 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो ये -1 ये -5, 5 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू 1, है नहीं है। तो y का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू x के मैग्नीट्यूड से। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो बेटा देखो ध्यान से देखो कि मैग्नीट्यूड y का ज्यादा है और ये नेगेटिव है, और x का मैग्नीट्यूड कम है, ये क्या है, पॉजिटिव बेटा। तो आंसर क्या है, क्या आएगा इस रिएक्शन का, नेगेटिव आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, इस रिएक्शन का आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि y जो नेगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ग्राफ के हिसाब से। जैसे जैसे आप लोग देख सकते हो ग्राफ में, नीचे हम लोग जा रहे हैं तो नीचे -1000 ऊपर 200, तो बेटा 1000 ज्यादा है एज कंपेयर टू 200, है नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो -1000 प्लस 200 आंसर क्या आएगा, -800। तो -800 मतलब आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आया नेगेटिव। बोलो आया या नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो ये रिएक्शन हमारी क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। बोलो है या नहीं। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सॉरी,
देखो बेटा, जो हमारी पहली रिएक्शन थी उसके लिए डेल्टा जी क्या था, पॉजिटिव था। ये क्या रिएक्शन थी बेटा, दिस रिएक्शन वाज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन क्या थी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस थी। और जो दूसरी रिएक्शन थी वो क्या थी बेटा, स्पॉन्टेनियस थी। बोलो थी या नहीं थी, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी क्या था बेटा, नेगेटिव। दोनों रिएक्शंस को हमने जोड़ दिया। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा जी क्या था बेटा, पॉजिटिव, उसको जोड़ दिया हमने एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। और अगर जोड़ने के बाद मैग्नीट्यूड डेल्टा जी का नेगेटिव आ जाए तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, हम लोगों ने एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हेल्प से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी करवा दिया है, क्योंकि जब दोनों को जोड़ा तो टोटल डेल्टा जी क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। बोलो आया है नहीं आया। लेकिन अगर ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, जो मैग्नीशियम है, ये इससे ऊपर होता बेटा, जिंक से ऊपर की साइड होता, तो यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आता। पॉजिटिव आता तो मतलब रिडक्शन पॉसिबल नहीं था, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं थी। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो जिस मेटल की लाइन नीचे आ रही है वो ऊपर वाले मेटल को क्या कर सकती है बेटा, रिड्यूस कर सकता है। आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। मतलब जिंक के ऑक्साइड से जिंक बना देगा कौन, सिलिकॉन। मतलब जिंक के ऑक्साइड से जिंक बना देगा कौन, एल्यूमिनियम मेटल। जिंक के ऑक्साइड से जिंक बना देगा कौन बेटा, मैग्नीशियम मेटल। तो हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं एलिगम डायग्राम को कि जो ऊपर जिसकी लाइन आ रही है उसके ऑक्साइड से हम एलिमेंट निकाल देंगे किसी नीचे वाले की हेल्प से। तो आप लोगों को एलिगम डायग्राम समझ में आया होगा बेटा। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा एलिगम डायग्राम का, कि जिसके लाइन नीचे आ रही है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, या ऊपर वाले का एक्सट्रैक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए नीचे वाले एलिमेंट को हमें लेना पड़ेगा। मतलब हम डायग्राम देख के सीधा बोल सकते हैं कि मान लो क्वेश्चन आ गया, क्या आयरन के ऑक्साइड से हम आयरन निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, जिंक की हेल्प से। देखो बेटा, जिंक की लाइन नीचे आ रही है मतलब निकाल सकते हैं। मतलब रिएक्शन क्या होगी बेटा, कि आयरन के ऑक्साइड के साथ अगर मैंने जिंक मेटल की रिएक्शन कर दी तो जिंक मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब आयरन सॉलिड प्लस ZnO मेरे पास बन जाएगा। अब देखो बेटा, जिंक नीचे आ रहा है नहीं, यहाँ ग्राफ में नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या समझोगे आप लोग, नेगेटिव। समझ गए। तो इसका मतलब यह है कि आयरन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं FeO से Fe में विद हेल्प ऑफ जिंक, बिकॉज जिंक इज लाइंग डाउन इन द एलिंगम डायग्राम। क्योंकि जिंक एलिंगम डायग्राम में कहां रहा है बेटा, नीचे। ये रिएक्शन फिजिबल होगी। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ गया क्या जिंक को आयरन बाहर निकाल सकता है, क्या जिंक का एक्सट्रैक्शन हम लोग आयरन से करेंगे, तो देखो बेटा जिंक नीचे आ रहा है, आयरन ऊपर, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है बेटा, आयरन, वो ऊपर आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर कभी आ गया कि ZnO प्लस Fe, तो इससे बन जाएगा FeO प्लस ZnO। क्या जिंक ऑक्साइड को हम लोग जिंक में रिड्यूस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ आयरन, नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कहां पे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, और जिंक ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है वो नीचे आ रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमें की लाइन हमेशा नीचे आनी चाहिए एलिंगम डायग्राम में, तभी रिडक्शन पॉसिबल है। तभी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ सकता है, लेकिन यहां पे डेल्टा जी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। आप सब लोगों को बात समझ आई होगी। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये तो लाइन मैंने मैग्नीशियम की बनाई है, यहां पे मैंने जाके इसकी स्लोप को चेंज कर दिया, यहां पे जाके क्या आ गया, बैंड आ गया है। अब बेटा ये जो बैंड है, ये जो A पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। बेटा ये जो A पॉइंट है, यहां पे मान लेता हूं टेम्परेचर क्या है बेटा, TA है। TA टेम्परेचर क्या है, एक्चुअली मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है। इस TA टेम्परेचर के पहले तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, और TA टेम्परेचर के बाद में मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देखो बेटा, अगर मेरे पास है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ O2, एक्चुअली इट इज नॉट O, इट इज हाफ O2 गैस, इट इज कन्वर्टिंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO सॉलिड। और ये तो था बेटा बिफोर TA टेम्परेचर से कम पे। और अगर टेम्परेचर मोर देन T हो गया तो उस टाइम बेटा मैग्नीशियम कैसा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि TA इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। तो अब मैग्नीशियम होगा लिक्विड फॉर्म में प्लस हाफ O2 गैस, इट इज कन्वर्टिंग टू MgO सॉलिड। अब देखो बेटा, ऊपर वाले रिएक्शन में गैस कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में, तो मैंने क्या बताया था, डेल्टा S विल बी
नेगेटिव। नीचे वाले रिएक्शन में गैस कन्वर्ट हो रही है किसमें बेटा, सॉलिड में, तो डेल्टा एस क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। लेकिन एक साथ में एक लिक्विड भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, एक सॉलिड में। इसमें सॉलिड से सॉलिड था, लेकिन इसमें एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, सॉलिड में। गैस तो हो ही रही है सॉलिड में, गैस के साथ लिक्विड भी क्या हो रहा है बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब इस केस में एंट्रोपी में डिक्रीज क्या आएगा बेटा, और भी ज्यादा आएगा, मतलब इसकी एंट्रोपी और भी ज्यादा कम होगी। और मेरे पास स्लोप क्या थी बेटा, स्लोप वाज नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस। तो अब इस केस में अगर डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, तो माइनस ऑफ समथिंग, ये भी नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इस केस में क्या है बेटा, ज्यादा है लिक्विड वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में। तो इसका मतलब इसके अंदर स्लोप ज्यादा डिक्रीज होगी, मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो स्लोप क्या, सॉरी एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड ज्यादा नेगेटिव आएगा, मतलब तो स्लोप will become more। सॉरी देखो, इस केस में बेटा क्या है, एक लिक्विड भी साथ में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। ऊपर वाले केस में सॉलिड सॉलिड और गैस सॉलिड में, तो एंट्रोपी डिक्रीज हुई क्योंकि गैस सॉलिड में गया। और इस केस में बेटा गैस गैस सॉलिड में, लेकिन साथ में एक लिक्विड भी किसमें गया, सॉलिड में, तो एंट्रोपी क्या हुई, डिक्रीज। लेकिन इस केस में एंट्रोपी में डिक्रीज में ज्यादा आया, मतलब एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। तो स्लोप भी इस केस में क्या होगी बेटा, ज्यादा, लेकिन स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब यहां से आगे बेटा क्या हो रहा है, मैग्नीशियम लिक्विड फॉर्म में है, तो स्लोप बढ़ जाएगी बेटा। तो जहां पे स्ट्रेट लाइन में टिल्ट आ जाए, बैंड आ जाए, स्लोप चेंज हो जाए स्ट्रेट लाइन की, तो हम क्या समझेंगे बेटा कि यहां से पहले तो ये सॉलिड फॉर्म में था, और इससे आगे बेटा मैग्नीशियम जो है वो कौन सी फॉर्म में आ गया है, लिक्विड फॉर्म में, प्लस O2 गैस इट इज कन्वर्टिंग टू MgO सॉलिड। आपको समझ आ गया होगा। तो जहां पे भी ग्राफ में बैंड आएगा, उस चीज को मुझे क्या समझना है बेटा कि ये मेल्टिंग पॉइंट है मेटल का। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, इस ग्राफ में अगर मुझे आयरन का क्या करना है बेटा, रिडक्शन करना है। किसका रिडक्शन करना है, आयरन का। तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मैंने आयरन का रिडक्शन किया है इसके ऑक्साइड से, तो FeO सॉलिड प्लस, अगर मैं सबसे पहली बात ले लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो बेटा ये क्या बनेगा, इट विल कन्वर्ट टू Fe सॉलिड प्लस CO2। किसी ने पूछा कि क्या ये रिडक्शन पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे आ रहा है आयरन से, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आयरन से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये रिडक्शन पॉसिबल है। तो लेकिन देखो ये लाइन जो है बेटा एक टाइम के बाद क्या कर रही है, क्रॉस। इस टेम्परेचर के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन कहां चली गई बेटा, ऊपर, और आयरन की लाइन कहां गई, नीचे। मतलब इस टेम्परेचर से पहले तो CO की लाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन नीचे थी, तो रिड्यूस कर सकता था, लेकिन इस क्रॉस वाले पॉइंट के बाद नहीं कर सकता है, उसके बाद रिएक्शन उल्टी हो जाएगी बेटा। तो मतलब कि इस टेम्परेचर तक तो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड काम नहीं करेगा, तो इसके बाद मुझे कोई और रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, आप लोग बोलोगे कि सर सारी लाइनें ऊपर बना रखी है, और ये कार्बन सॉलिड प्लस O2 इट इज कन्वर्टिंग टू CO, ये लाइन हमने कैसी बनाई है, इसका ग्राफ हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है। तो बेटा इस ग्राफ को देखो, सबसे पहले कार्बन का केस देख रहा हूं मैं, तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस इट इज कन्वर्टिंग टू CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इससे बन रहा है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो 2 मोल्स एंड 2 कार्बन सॉलिड। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पे 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस इट इज फॉर्मिंग 2 CO गैस, मतलब यहां पे ऑक्सीजन के कितने मोल थे बेटा, गैस के 1 मोल, और यहां पे गैस के मोल कितने बन गए बेटा, 2 मोल्स बन गए, मतलब गैस के 1 मोल से 2 मोल बन रही है इस रिएक्शन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर इंक्रीज हो रही है, तो बेटा इस केस में डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आए तो स्लोप इज माइनस ऑफ डेल्टा एस, वो क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। देखो बाकी सभी केसेस में क्या बनता है बेटा, मेटल ऑक्साइड, वो क्या होता है, सॉलिड, लेकिन इस केस में क्या बन रहा है बेटा,
कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है और उसके भी 2 मोल बन रहे हैं, मतलब पहले 1 मोल था गैस का, बाद में 2 मोल बन गए गैस के। तो इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीजिंग। और अगर गैस के मोल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगी। स्लोप नेगेटिव आएगा तो ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, डी। तो ध्यान से देखो बेटा, लो टेम्परेचर के ऊपर तो आयरन से नीचे आ रही है सीओ की लाइन, लेकिन हाई टेम्परेचर पर सीओ की लाइन कहां चली गई, ऊपर चली गई। लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन की लाइन आयरन की लाइन से कहां गई बेटा, नीचे आ गई। मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई लो टेम्परेचर के ऊपर तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर देगा, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर का मुझे यूज करना है, अगर बात आ गई हाई टेम्परेचर की, तो बेटा आयरन ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करेगा बेटा, कार्बन सॉलिड, एंड इट विल कन्वर्ट टू Fe सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। हाई टेम्परेचर के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि कार्बन सॉलिड की लाइन नीचे है और कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन ऊपर चली गई आयरन की लाइन से, तो जो नीचे होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये अगर मेरी आयरन की लाइन थी ये वाली, तो इससे नीचे बेटा हाई टेम्परेचर पे तो क्या है, कार्बन, तो इसको इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा कार्बन, और लो टेम्परेचर पर बेटा आयरन को रिड्यूस कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो कार्बन है बेटा वो हाई टेम्परेचर के ऊपर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, तो हम लोग क्या बताएंगे बेटा कि लो टेम्परेचर के ऊपर तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ एलिंगम डायग्राम नीचे होती है, और हाई टेम्परेचर पर कार्बन सॉलिड के एलिंगम डायग्राम का ग्राफ नीचे होगा। ओके।